देखिए, मौलाना आर्थिक विकास महामंडल जो है वो हम एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हालांकि उसमें टर्म लोन, बिजनेस लोन भी दिया जा रहा है, लेकिन आज इस कौम को आप देखेंगे तो ये कौम कहीं ना कहीं मांगने वाली बन चुकी है। हर कोई इसको दे रहा है और वो मांगते रह रही है। हम चाह रहे हैं कि कौम मांगने वाली नहीं, देने वाली होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो एजुकेशन की है। आज ये कौम जो पिछड़ा है वो एजुकेशन की वजह से, और इस कौम को एजुकेशन नहीं है तो इसकी लीडरशिप भी नहीं बन पा रही है। और लीडरशिप नहीं है, नुमाइंदगी नहीं है आपकी, तो आपके मसले मसाइल कौन हल करेगा। आज विधान परिषद हो, विधानसभा हो, अपने खासदार हो, तो अगर कौम की बात नहीं करने वाला होगा तो आपकी बात नहीं कौन करेगा आगे जाके। तो हम मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल से जो है वो इस समाज को एजुकेशन लोन करने का काम करते हैं। और आपको एक बात बताऊं कि पिछले 2 साल में अब तक का हाईएस्ट एजुकेशन लोन हमने मुसलमानों को दिया है। यहाँ तक कि अब एक हमने पुटअप किया है कि 5 लाख रुपए का महाराष्ट्र का फंड था, जिसको हमने 20 लाख रुपए में कर दिया है उसको। अभी बहुत जल्दी वो 20 लाख होगा। फॉरेन फंड जो है वो 30 लाख तक है। तो ये जो सरकार जो है ये चाह रही है कि जो एक कम्युनिटी है, ये आर्थिक हालात इसकी बहुत कमज़ोर है और ये बहुत पिछड़ा हुआ है, तो इसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इसको एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। अगर ये बच्चे पढ़ेंगे तो आप समाज में आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल से हम एजुकेशन को तवज्जो ज़्यादा दे रहे और हम चाह रहे कि बच्चे पढ़े। सर, उसकी अटी शर्ती जो कुछ ऐसी है ना, इतनी हार्ड है कि बच्चा उसका फॉर्म फिलअप करते करते और मंजूरी का इंतज़ार करते करते उसका टाइम निकल जाता है। तो इसके लिए कुछ नहीं, अभी देखिए ये आपकी बात बहुत दुरुस्त है। इस बात को मैं मानता हूँ कि कुछ शर्तें दूसरे महामंडल से ज़्यादा इस महामंडल में है, लेकिन इसके सिक्के के 2 रूप है। अगर आप इसको देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि मैं सरकार का नुमाइंदगी कर रहा हूँ तो उस तरफ की बात करता हूँ। ये महामंडल एनपी बहुत ज़्यादा हुआ है। एनपी मतलब जो लोन लिया जाता है उसको लौटाया नहीं जाता तो एनपी में आता है। तो आज ये महामंडल इतना एनपी में है कि दूसरे स्टेट से मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल जो दूसरे स्टेट है वो कोई लोग सिर्फ 20% एनपी है, हम 80% तक थे, जो कि अब हमने उसको काफ़ी कम किया है। अब रिकवरी इतनी फास्ट की है कि अभी 50-60% पे आई है। तो हम कोशिश करेंगे कि रिकवरी जो प्रीवियस रिकवरी थी जूनी, उसको और अच्छे मेन स्ट्रीम में लेके आए और वो रिकवरी पूरी करें। जब ये रिकवरी होती है तो हम ये शर्तें कम कर सकते हैं। अगर शर्तें अभी कम कर दो और रिकवरी नहीं होगी। तो इसमें फिर भी हमने बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है। अब और एक हम स्कीम लाने जा रहे हैं कि अभी ये फाइल पुटअप हुई है, ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। हम कमर्शियल व्हीकल लोन लाने का कोशिश कर रहे हैं। और कमर्शियल व्हीकल लोन जो है वो सिर्फ गाड़ी के पेपरों पे ही आपको लोन मिलेगा। दूसरे बैंकों से भी मिलता है बोलोगे और मौलाना आज़ाद से भी मिलता है, लेकिन ये बात बड़ी अफसोस से कर रहा हूँ कि इस कौम को, अल्पसंख्यक समाज को बैंक जल्दी लोन नहीं देती है, क्योंकि सबके अकाउंट एनपीए में होते हैं, सिबिल ख़राब होती है। मौलाना आज़ाद जो है वो आपके सिबिल चेक नहीं करता है, वो आपको अभी इस आपके गाड़ी के पेपर पे ही आपको लोन दे देगा। तो ये स्कीम हम अभी लॉन्च करने वाले हैं। सर, एनसीपी का अभी वर्धापन दिन आपका हो गया है। वर्धापन दिन में कुछ ऐसा, यानी सबके भाषण सुन के ऐसा लगा कि लीडर ही एक दूसरे के खिलाफ में इशारे में बातें कर रहे थे। सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है ऐसा। देखिए, महाराष्ट्र में हमने बहुत बड़ा लीडर खोया अजीत दादा पवार के रूप में। ये बड़ी अफसोस की और दुख की बात है कि एक मुसलमान की हक में बात करने वाला जो लीडर था, एक दूसरे कौम से, अल्पसंख्यक समाज के छोड़कर दूसरे कौम का जो इस समाज के बारे में बात करता था, वो लीडर चला गया। तो मैं आपके बात थोड़े इसको डाइवर्जन पे लेके जाता हूँ। मैं मुसलमानों की बात करता हूँ क्योंकि थोड़ी सी मैं अल्पसंख्यक समाज पे वर्क भी कर रहा हूँ। तो अजीत दादा जाने का बहुत बड़ा खामियाजा हम सबको हुआ है, समाज को भी हुआ है, मुसलमान समाज को और भी बड़ा हुआ है। अभी खैर एक नई लीडरशिप उभर के आ रही है। अभी उनकी
वहिनी जो है उनकी धर्मपत्नी सुनीत्रा पवार डीसीएम बने हुए। अब एक नई लीडरशिप आएगी और दादा का जो एक्सपीरियंस था 35-40 साल का एक्सपीरियंस था, उस 40 साल के एक्सपीरियंस को हम एक 6 महीने पे कंपेयर नहीं कर सकते, हमको टाइम देना होगा। और इस टाइम में क्या हो जाता है, कुछ चीज़ें बिखर जाती है तो उसको संवारने को थोड़ा टाइम जाता है। और ये पॉलिटिक्स में एक टिप बोलते हैं ना, एक दूसरे पे बात करना या किसकी कमियां है वो बोलना, उसमें कोई मुझे नहीं लगता कि गलत बातें हैं। आप उसको किस वे से लेते पता नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बड़ी बात बताने जाता हूँ। हिंदुस्तान की राजनीति पे अगर आपको पता होगा तो इंदिरा गांधी जी थे, जिसको लोगों ने मुख की गुड़िया बोला था। और इंदिरा गांधी के शासन ख़त्म होते होते लोगों ने उनको आयरन लेडी का नाम दिया था। लोगों ने कहा था कि ये लेडी हिंदुस्तान नहीं चला पाएगी, ये बात नहीं करती है। और उस लेडी ने हिंदुस्तान चलाया और काफ़ी अच्छे से चलाया। तो मेरा ऐसा मानना है कि महाराष्ट्र में भी आयरन लेडी का दौर शुरू हो गया। मैं सुनीत्रा वहिनी को एक आयरन लेडी की तरह मान रहा हूँ और मैं उनको पर्सनली काफ़ी सालों से जानता हूँ। वो बोलती कम है लेकिन वो आपको काम करके दिखाएगी। और मुझे उम्मीद है कि एक समाज को, या अल्पसंख्यक समाज हो या पिछड़ा जो भी समाज हो, अम्बेडकरी समाज हो, जो भी समाज हो, उन सबको हम साथ में लेके चलने का काम करते हैं। हमारी पॉलिटिकल पार्टी की जो पॉलिसी है, हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा की, ये शिव शाहू फुले अम्बेडकर और मौलाना आज़ाद की विचारधारा की पार्टी है। तो हम सबको साथ लेके चलते हैं। थोड़ी चेंजेस है आपके घर में भी। जब एक बुज़ुर्ग के बाद एक नौजवान के हाथ में भाग दौड़ आती है तो थोड़ा सा सिस्टम लोग कंपेयर करते हैं बुज़ुर्ग से, तो थोड़ा आप टाइम दीजिए, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट अच्छा आएगा, देखिएगा। देखिए, मालेगांव हो या भिवंडी हो या मुस्लिम इलाके कोई भी हो, आप इन इलाकों को आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं दूसरे इलाकों से थोड़ा पिछड़ा हुआ है। और ये पिछड़ा होने का वजह क्या है, जैसा अभी मैं इनसे बात कर रहा था, ये आज भी हम कहीं ना कहीं गटर, वाटर और मीटर की बात करते हैं। आज लोग हाई राइज टावर में रह रहे, 100 माले की बिल्डिंगें बनने जा रही है। लोग 100 माले की बिल्डिंग में पानी पहुंच रहे हैं और हम बैठी चाल पे हमारे पास आज भी पानी नहीं है, और वो भी मुसलमान इलाकों में। तो इसकी आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा, नीचे जाके देखना पड़ेगा ये वजह क्या है। ये वजह ये है कि एजुकेशन की कमी है। आप फ्रूट बांटो या आप चादर बांटो, समाज को ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप मांगने वाला ना बनाए, उनको पढ़ने वाला बनाए। तो ये कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज दो चीज़ों से बहुत पिछड़ा हुआ है, एक तो एजुकेशन से और दूसरा समाज कहीं ना कहीं ये मुस्लिम इलाकों में नशा बहुत बड़े तादाद में मिलना शुरू हुआ है। आप देखेंगे, समझ में ये बात ही नहीं आ रही कि ये मुस्लिम इलाकों में बड़े सिस्टमेटिकली ये नशे का सामान मिलता है। ये नशे का सामान कैसा मिलता है? तो कहीं ना कहीं ये नौजवानों को नशे में डाला जा रहा है। अगर ये नशे में होगा तो ये एजुकेशन की बात नहीं करेगा, पढ़ाई की बात नहीं करेगा। और जब पढ़ेगा ही नहीं तो फिर तो वो अब्दुल पंचर वाला ही रहेगा ना, लोग उसको अब्दुल पंचर वाला बोलेंगे। लेकिन पिछले कुछ सालों में, आप 2-3 साल पहले के देखेंगे, हाईएस्ट बच्चे सिविल सर्विसेज में मुसलमान के, अल्पसंख्यक समाज के पास आउट हुए, 58 बच्चे पास हुए। ये पिछले साल, इसी साल की मैं आपको बात कर रहा हूँ, लगभग थोड़ा फिगर मेरा आगे पीछे होगा, लेकिन हाईएस्ट बच्चे जो है सिविल सर्विसेज में पास हुए। तो मेरा ऐसा मानना है कि समाज को अभी समझ में आया है कि हम धार्मिक बातों पे ना जाते हुए हमारी आर्थिक और हमारे घर की हालात को सुधारें, और फिर बाद में धार्मिक बात। तो हमारे मज़हब में हम तो उसने हमेशा लड़ने का सिखाया और सच्चाई की बात पे लड़ने का सिखाया। धार्मिक बातें हम ना करें ये बात तो ठीक है, लेकिन बीजेपी वाले जो है वो धार्मिक बातें और एक एजेंडे को लेकर चलते हैं, और आप भी उनके साथ है। नहीं, देखिए, हम तो डेवलपमेंट के साथ हैं। हम डेवलपमेंट की राजनीति करते हैं और हम डेवलपमेंट की राजनीति करते आते हैं। देखो, बीजेपी क्या करती है उस पर हम बोलना नहीं चाहते। मैं ये देखता हूँ कि आज आपको एक छोटी सी बात बताऊँ कि आप जो मतदान करते हो गुप्त मतदान होता है। पेटी लगी हुई है तो बंद करा हुआ, उसमें आप किसको वोट दिए आप लोग बताते नहीं है, बताना नहीं होता कि आपने किसको वोट दिया है।
लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि ये समाज चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मैं इस पार्टी को वोट नहीं दूंगा। ये चिल्ला के क्यों बोलना है? गुप्त मतदान करना है। जब आप किसी पार्टी को चिल्ला के बोलते हो आप वोट नहीं दोगे, फिर उस पार्टी से आप किस उम्मीद से अपने हक की बात करते हो? तो वो पार्टी भी बोलेगी मुझे आप नहीं चाहिए। तो मुसलमानों को भी अपनी चीज़ें या अल्पसंख्यक समाज को अपनी सोच समझ को बदलना होगा। उसको बीजेपी के साथ जाना होगा। नहीं, बीजेपी के साथ नहीं, डेवलपमेंट की बात अपनी। अच्छा, जो काम देखो, हमको बीजेपी और कांग्रेस हो इनके साथ नहीं जाना है, या कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जाना है। हमको उनके साथ जाना है जो आपका काम करे, आपके समाज का काम करे। ये बात आपको छोड़ दो। हम एक मुसलमानों की बात मैं आपको कर रहा हूँ। पिछले 80 साल हो गए आज़ादी को, और 80 साल से आज़ादी की सेकुलर की जो पार्टी मुसलमानों ने ही उठाई हुई है। सब ने अपनी विचारधारा बदली है, मुसलमानों ने अपनी विचारधारा नहीं बदली। 80 साल से हम एक ही पार्टी के साथ खड़े हुए ना। तो आपको मैं बता दूं, आज़ादी के वक्त मुसलमान की भागीदारी शासन में, गवर्नमेंट में 22% थी, आज 3% में। तो आप कोई पॉलिटिकल पार्टी पे अगर उंगली उठा रहे तो वो पॉलिटिकल पार्टी 15 साल से, 65 साल से किसकी राज थी? तो ये बात गलत होगी। मुसलमानों को कोई भी पार्टियों के ऊपर नहीं जाना चाहिए, उनको लीडर के पास जाना चाहिए कि कौन सा लीडर उनके हक की बात करता है। अगर चाहे वो गैर कौम का हो या आपके कौम का हो, अगर वो आपके समाज का और आपका काम करता है, आपके समाज को अपलिफ्टमेंट करता है, तो उस लीडर को आपको वोट देने में मुझे नहीं लगता कुछ तकलीफ होनी चाहिए आपको। आप बीजेपी के साथ गठबंधन में जी, उन्हीं के नेता, बीजेपी के नेता किरीट सोमैया हो या नीतीश राणे हो, वो मालेगांव में आकर मुसलमानों को बदनाम करते हैं, उनको टारगेट करते हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्या के जैसे इल्ज़ाम लगाते हैं। एसआईटी गठित होती है लेकिन उसमें कोई भी बांग्लादेशी रोहिंग्या आज तक मिला नहीं है। इस तरीके की वो बातें करते हैं और आप मुसलमानों के हक में निकले वो बात करते हैं। नहीं, देखिए, अभी कोई जहनी तौर पे बीमार है, वो उस बीमार का आप मुझे पूछोगे तो उसको क्या करना है, तो उसको पागल का इलाज तो हम कर नहीं सकते। अगर कोई इंसान पागल है तो उसके बारे में मैं क्या बोलूँ आपको? वो जहनी तौर पे पागल है। देखो, संविधान, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान हिंदुस्तान को दिया है, उसने हर कौम को, हर मजहब को एक साथ एक बराबर का हक दिया है। कोई भी उठ के उसको बोल नहीं सकता है तुम पाकिस्तानी या बांग्लादेशी हो। कुछ बेवकूफ़ राजनेता है जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वो मुसलमानों को टारगेट करते हैं। टारगेट इसलिए करते हैं कि मुसलमान के बिगर हिंदुस्तान में राजनीति नहीं हो सकती। मुसलमान इतना बड़ा नाम है, आप लोग सोचोगे मैं इतना बड़ा क्यों बोल रहा हूँ, कि मुसलमान इतना बड़ा नाम है, उसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टी बनती है, सरकारें बनती है और सरकारें गिरती है। तो मुसलमान का नाम तो हमेशा आता रहेगा। तो मुसलमान को इस बात से खुशी रहनी है कि हमारे नाम के बिगर तो हिंदुस्तान में राजनीति नहीं हो सकती है। तो मुसलमान को समझना है इस बात में। आप किसी और का जाके मुंह थोड़ी बदलना है। वो आपको अब्दुल पंचर वाला बोल रहा है, आप अब्दुल IPS ऑफिसर बन के दिखाओ ना, आपको किसने रोका है? अगर आप सिस्टम में नहीं आओगे, आप अपने बच्चों को IAS और IPS नहीं बनाओगे, तो फिर आप दूसरे को क्यों बोलो, इल्ज़ाम लगा रहे हो? तो वो तो अपनी राजनीति के लिए बोलेंगे, आप भी बोल रहे हो। हमारे बीच की भी कोई पार्टी है, मैं नाम नहीं ले रहा, मैं किसी को हाईलाइट नहीं रहा, हमारी भी पार्टी है, वो भी मुसलमानों के बारे में ही बात करती है, वो भी इधर उधर उंगली उठाती है। देखो, ये अंग्रेज की पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल। हिंदुस्तान में अंग्रेज ने डाल के किया है कि 2 कौम को लड़ाए और राज करे। वो अंग्रेज भी किए और भी लोग करेंगे। तो उस चीज़ पे मत जाइए ना। आप 2 लीडर की बात करें, आप नितिन गडकरी जी की बात करिए। आप जाइए नागपुर में ताजुद्दीन बाबा को देखिए, उधर दरगाह पे देखिए। नितिन गडकरी जैसा अगर नेता हो जो मुसलमानों का सपोर्ट करता है, तो उनको सपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप बता रहे हैं तो आप एमआईएम मुसलमानों की पार्टी, और अभी मालेगांव से जो इस्लाम पार्टी निकली, अभी आसिफ शेख ने निकाले, उनके 35 से 40 सीट चुन के आ गए। तो ये दोनों पार्टी भी मुसलमानों के लिए आप काम कर रही है, तो फिर आप नहीं, करना चाहिए ना, बिल्कुल करना चाहिए। मुसलमानों के लिए काम करना गलत थोड़ी है। मैंने ये नहीं कहा कि MIM गलत है, मैं नाम नहीं लिया, आप नाम ले रहे हो ना। इस्लाम पार्टी का मैं नाम किसी पार्टी का नहीं ले रहा। देखो, मुसलमानों के लिए, जो मुसलमानों के लिए नहीं, आर्थिक इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो भी हो, इसमें अम्बेडकरी समाज भी आया। ये जितने बैकवर्ड है उनको अपलिफ्टमेंट करे ना। आज मैं निकला हूँ, मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए थोड़ी है, मैं वंचित समाज के लिए भी, जो समाज में पिछड़ा वर्ग है। आज मुसलमानों के लिए मैं ज़्यादा क्यों बोलता हूँ कि हिंदुस्तान में इकोनॉमिकली बैकवर्ड सबसे बड़ा मुसलमान है।
उसके बाद अम्बेडकरी समाज है। तो हम मेरा तो फ़र्ज़ बनता है जो बैकवर्ड है उनको ऊपर लाए। अगर आप जो पार्टी की बात कर रहे हो, अगर वो समाज को ऊपर लाने की बात करती तो अच्छी है ना, लेकिन समाज में दो समाज में जहर घोलकर एक दूसरे में लड़ा कर भला थोड़ी होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, अब मुसलमान तो इस चीज़ों पे जा नहीं रहा है। अगर आज से 10 साल पहले अगर मुसलमानों को कोई कुछ बात बोलता तो रास्ते पे उतर जाता था। आज कितने मुसलमान रास्ते पे उतर रहे? नहीं उतर रहे। उनको समझ में आया कि पेन की ताकत है, हम पेन की ताकत से बात करेंगे। और बेवकूफ़ों के नाद में नहीं लगे, बीमार आदमी है। अगर आपको लगता है कि कोई बीमार है, कोई मुसलमान के अगेंस्ट में कुछ बोलता है, तो मैं आपके माध्यम से हर मुसलमानों को बोलता हूँ, एक फूल का गुलदस्ता लीजिए, उस आदमी को आप उसके घर पे कोरियर कराइए, दीजिए, बोला आप जहनी तौर पे बहुत बीमार है और गेट वेल सुन। ये तो आप बोल सकते हो। जैसे अभी आपने सवालात किया कि मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल का, क्योंकि ये अल्पसंख्यक समाज से जुड़ा हुआ महामंडल है, तो आपने इस महामंडल की बात की। यहाँ ही गलती अल्पसंख्यक समाज और मुसलमान समाज करता है कि इस समाज को ऐसा लगता है कि अल्पसंख्यक समाज का महामंडल है तो हमको यहाँ से स्कीम मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारी स्कीमें दूसरे महामंडलों में भी, जो कि हमारे समाज को पता ही नहीं है कि उस महामंडल से हमने मांगे। जैसे लाड़की बहन योजना, अब लाड़की बहन योजना तो कोई समाज को देख के तो वो पैसे गए नहीं है। अगर उस पर जब सर्वे हुआ लास्ट में, आप लोग थोड़े शॉक हो गए, 32% मुसलमानों ने पैसे लिए उसमें। तो ऐसे काफ़ी स्कीम है, जैसा फिशरीज़ का, केज फार्मिंग वगैरह, ये सारे जो बिजनेसेस है ये हर समाज के लिए। लेकिन ये जो समाज है, मैं आपके माध्यम से बोलता हूँ, गवर्नमेंट की स्कीम आपको दूसरे महामंडल में भी है। थोड़ा आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, आपके यहाँ नुमाइंदगी बनानी पड़ेगी, एक गवर्नमेंट को अप्रोच करना पड़ेगा। सिर्फ मौलाना आज़ाद पे मत रहिए, दूसरे महामंडल भी है, बहुत सारे स्कीम है मुसलमानों के लिए, उसको भी क्लेम करिए। वो अपने समाज के लिए, आपके माध्यम से मैं लोगों को यही बोलना चाह रहा हूँ कि वहाँ भी थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। बैठिए, मैं हटिया नहीं, देखो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे चहेते लीडर, मेरे अपने खुद के चहेते लीडर मुंबई से मालेगांव आए, और ये मेरे बहुत अच्छे करीबी ताल्लुक़ के हैं साहब। मैं जब भी मालेगांव से कोई काम लेकर गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इनकार नहीं किया। जब अजीत दादा पवार साहब जब ज़िंदा थे तो मालेगांव के कई मसाइल पर इन्होंने नुमाइंदगी की, जिसको लेकर कई मामलात पे ऑन द स्पॉट काम हुआ। साहब ने बहुत बड़े बड़े काम मालेगांव शहर में कराए हैं। अभी इज्तिमाई निकाह वगैरह वो भी है साहब का। मुस्लिम वेलफेयर के ज़रिए से कई काम हुआ। खामोश काम साहब के नेतृत्व में चलता है। मैं साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मालेगांव आए हमारी सरज़मीन पे। हम उनके ज़रिए से और भी मुसलमान और हमारे जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, हमारे मोरे साहब है, हमारे जो भी अम्बेडकर साहब के समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, मुसलमान वंचित, इन सब के लिए साहब ने काम किया। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मालेगांव आने पे मैं इनको वेलकम करता हूँ। आइंदा भी ऐसी उम्मीद करता हूँ कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी मालेगांव के लिए साहब हाजिर रहेंगे। अब मेरी एक बात रह गई, अगर आप